नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे आप सब लोग? सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हमें कक्षा लाए हुए हैं, तो आपके लिए वापस कक्षाएं हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखो, टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा आपके लिए ये महत्वपूर्ण कक्षाएं हम वापस लेकर के आएंगे, प्रारंभ करेंगे। और ये बीएसटी और बीएड के लिए जो ये टीचिंग मेथड की कक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। ठीक है, इससे भी पहले हमने कुछ कक्षाएं डाल रखी हैं, और आप जा कर के वहाँ पे हमारे चैनल पर और आप उन कक्षाओं को जा कर के दोबारा देखें और इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। और जितना भी आप ऑब्जेक्टिव टॉप करोगे तो उसे आपकी समझ बढ़ेगी और समझ के आधार पर आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। तो आज हम वापस इन कक्षाओं को प्रारंभ करें, और एक तरह से मान के चलिए कि यदि आप ईमानदारी से इन कक्षाओं को पूरी तरह से लेते हैं और इनको पूरा करते हैं, तो आपके जो शिक्षण मेथड हैं उनमें से जो क्वेश्चन आएंगे वह आपके सभी के सभी राइट होने वाले हैं। और अब नेक्स्ट टाइम पे ध्यान रखिएगा, आपको जो ये टीचिंग मेथड है इनकी जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको जो क्वेश्चन है उस आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसी की पीडीएफ के पीछे आपके आंसर लिख दिए हैं और वो आपको पीडीएफ में साथ के साथ मिल जाएंगे। तो देर नहीं करते हुए कक्षाओं को प्रारंभ करते हैं वापस। तो सबसे पहला आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्यार्थी के द्वारा अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है। तो विद्यार्थी के द्वारा जो सबसे ज़्यादा उसका पसंद किया जाने वाला जो गुण है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं और आपको इसका आंसर बताना है कि क्या चीज़ पसंद की जाती है। उस समय की पाबंदी, अथवा उसकी निष्पक्षता, अनुशासन प्रियता, अथवा प्रभुत्व। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के द्वारा पसंद किया जाने वाला जो गुण है वह है टीचर का निष्पक्ष होना। टीचर को एक निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि उसको किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के जो गुण होता है टीचर का, उसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा क्या है। तो यहाँ पे शिक्षा प्रत्येक के जीवन में आदर्श को प्राप्त करने के लिए एक व्यवहारिक विधि है, जीवन के रहस्यों को जानने की विधि है, व्यावसायिक योग्यताओं को प्राप्त करने की विधि है, अथवा सत्य को जानने की विधि है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो यहाँ पे जो शिक्षा है, एजुकेशन है, ठीक है, तो एजुकेशन है वह क्या है, यहाँ पे प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए एक व्यवहारिक विधि है। अगला देखो, एक विद्यार्थी किसी समस्या को बिना किसी की सहायता के हल करने का प्रयास करता है। तो आप एक अध्यापक होने के नाते क्या कर सकते हैं, तो क्या सलाह देंगे उसे मित्रों से सहायता लेने की सलाह देंगे। उस पर ध्यान देना चाहिए, उसे डांटना चाहिए, या उसके जो व्यक्तिगत जो प्रयास रहे हैं उनकी सराहना करनी चाहिए अथवा प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे कि आगे जा कर के वो ऐसे कार्यों को और भी हल कर सके और उसमें आत्मविश्वास और भी पनप सके। तो इसके लिए जो सबसे इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, तो उसके जो व्यक्तिगत जो प्रयास है उनकी सराहना करनी चाहिए, जिससे बालक और भी अच्छा कार्य कर सके और भी उसको क्या है अभिप्रेरणा मिल सके। अगला क्वेश्चन देखें, आपके विचार से औच्छिक परीक्षा न्यायोचित है क्योंकि इस दौरान विद्यार्थी भयभीत रहते हैं। आपको इस हेतु घर से कोई तैयारी न करके नहीं आना पड़ता है। औच्छिक परीक्षा लेने की योग्यता होने के कारण आप शिक्षण से बच सकते हैं, और इस प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की योग्यता एवं ज्ञान की वास्तविक जांच होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार की जो परीक्षा है, ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की विद्यार्थी से जो विद्यार्थियों का जो वास्तविक ज्ञान है उसकी हमें क्या वो पाती है, उसकी हमें जानकारी मिल पाती है। तो इसका राइट आंसर है नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए आवश्यक है क्या है। देखो, कक्षा में एक टीचर अनुशासन बनाता है और उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा, टीचर का आदर्श, शिक्षक का आदर्श होता है, वो विद्युतापूर्ण होता है, उसका व्यक्तित्व होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा एक कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे? शिक्षक का आदर्श एवं विद्युतापूर्ण व्यक्तित्व उसका होना चाहिए, ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक की सजीदा गंभीर प्रकृति, ये भी ठीक है। अध्यापक का सुपरिधानित व्यक्तित्व, अध्यापक का सम्मानित कैंडर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो उसका आदर्श होता है, ठीक है, और उसका जो व्यक्तित्व होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, और अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपके सामने, ध्यानपूर्वक पढ़े। आप विद्यार्थियों को प्रश्न क्यों पूछते हो? ठीक है, आप विद्यार्थी से मतलब कक्षा में एक अध्यापक आता है, वो उनसे प्रश्न पूछ करके क्या जानना चाहता है, क्यों पूछता है? तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये जानने के लिए कि वे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, ये भी ठीक बात है। ये जानने के लिए कि सब विद्यार्थियों में किसका बुद्धि स्तर उच्च है, ये भी जानता है टीचर, ये भी ठीक बात है। ये जानने के लिए कि विद्यार्थी जिस प्रकरण पर चर्चा हुई है, ये जानने के लिए कि जिस प्रकरण पर चर्चा हुई है वो विद्यार्थियों को पूरा समझ में आया कि या नहीं आया, या विद्यार्थियों की सहायता के लिए। तो आपके अनुसार इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो आप इसको बताइए मुझे, क्या आंसर होना चाहिए कि एक अध्यापक क्यों प्रश्न पूछता है? तो ध्यान रखिएगा, वो ये जानने के लिए पूछता है कि जो भी हमने प्रकरण पर चर्चा की है अथवा जो भी हमने पाठ पढ़ाया है वह विद्यार्थियों को समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए उससे प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दिया हुआ लिखित कार्य नियत कार्य कब जांचना चाहिए? जो भी अध्यापक ने विद्यार्थियों को कार्य दिया हुआ है तो उसको कब जांचना चाहिए? आपका आंसर बताइए पहले, कब जांचना चाहिए उसे? जब उसे समय मिले तब। लिखित कार्य अथवा नियत का मतलब नियमित है। लिखित कार्य अथवा नियत कार्य पूर्ण करने के तुरंत बाद, रविवार को सप्ताह का अंतिम दिन, अथवा साथ में आ रहे सप्ताह के दौरान। तो आप क्या आंसर दोगे इसका? तो ध्यान रखिएगा, अध्यापक को जो लिखित कार्य वो दिया हुआ है अर्थात नियत कार्य दिया हुआ है, वो लिखित कार्य के तुरंत बाद ही उसको जांच लेना चाहिए। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। देखो दिया हुआ है, अध्यापक को कक्ष में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? देखो बताइए, एक अध्यापक होता है तो उसको किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर विद्यार्थी आसानी से दे दे, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर विद्यार्थी आसानी से न दे सके, या ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर प्राप्त उत्तरों से अध्यापक को यह निर्णय लेने में सुविधा मिल सके कि विद्यार्थी को पाठ पूरा समझ में आया या नहीं आया, या इस प्रकार के प्रश्न जिससे ये संकेत मिल सके कि विद्यार्थी अध्यापक के शिक्षण से प्रभावित हुए हैं या नहीं है। देखो यहाँ प्रभावित होना या इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, कि यहाँ प्रभावित होना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो ऑप्शन रहेगा इसका, ध्यान रखिएगा क्या रहने वाला है, सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा इसका, ऐसे प्रश्न प्राप्त उत्तरों से अध्यापक को कोई भी निर्णय ले तो उसको सुविधा मिल सके कि विद्यार्थी को पूरा पाठ समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे प्रश्न उसे पूछा जाना चाहिए। देखो बहुत बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो उपलब्धि परीक्षण के बारे में आपने सुना है, ध्यान रखिए, उपलब्धि परीक्षण एक तरह का मूल्यांकन नहीं होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा क्या होता है, इसमें ग्रेड दी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न ऐसे नहीं होता है, इसके अंदर ग्रेड दिया जाता है और ग्रेड के आधार पर ही इसका मूल्यांकन किया जाता है। विद्यार्थी की उपलब्धि मूल्यांकन का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए? वार्षिक होना चाहिए, अर्धवार्षिक होना चाहिए, त्रैमासिक होना चाहिए तो मासिक होना चाहिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ जो सबसे अच्छा हुआ है वो मासिक होना चाहिए। इसका उपलब्धि परीक्षण का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए? मासिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को गृह कार्य दिया जाना चाहिए, क्यों दिया जाना चाहिए? उनकी रुचि के अनुसार दिया जाना चाहिए, ठीक है, उनकी आयु को ध्यान में रख करके दिया जाना चाहिए, उनके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रख करके दिया जाना चाहिए, या उनके अंतिम वार्षिक परीक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो एक गृह कार्य देने का जो देने के लिए जो दिया जाता है गृह कार्य, तो उसका जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है तो वो ये होता है कि बालक की जो बुद्धि होती है, ठीक है ना, प्रत्येक की अलग अलग बुद्धि होती है, तो जो गृह कार्य दिया जाता है तो उनके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रख करके ही क्या दिया जाना चाहिए? गृह कार्य दिया जाना चाहिए। और इसका राइट आंसर होगा कौन सा? नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, और क्वेश्चन है, हमारे समाज में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, आपका इस संदर्भ में क्या विचार है? तो
आपका क्या विचार है बताइए हमें सभी। मैं इसे दूर करने हेतु शिक्षा में बदलाव लाना चाहूँगा। मैं ऐसे लोगों को घृणा से देखता हूँ। मैं इसके कारणों को जानने की कोशिश करूँगा। इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ध्यान रखिएगा, तो समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए जो भी क्यों फैल रहा है, इसका क्या कारण है, इन सबको जानने की मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। ये इसका सबसे अच्छा आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। और आपके बीएचटीसी में ये संप्रेषण से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अखबार के संप्रेषण में प्रतिपुष्टि क्या होगी? अखबार का जो संप्रेषण होता है तो उसमें जो प्रतिपुष्टि होती है तो वह लेख में होती है, संपादकीय में होती हैं, या संपादक की पत्र में होती हैं, या समाचार में होती है। तो जो संपादक की जो पत्र होता है उसमें ही ध्यान रखिएगा अखबार का जो संप्रेषण होता है उसमें क्या होती है, प्रतिपुष्टि होती है। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें। यहाँ प्रभावी है, ये दिया हुआ है यहाँ पे प्रभावी। प्रभावी संप्रेषण प्रभावी संभव होता है, ठीक है ना। तो प्रभावी जो संप्रेषण होता है वह संभव होता है जब कब स्रोत आकर्षक एवं परादाकारी पूर्ण हो, संदेश का प्रारूप ग्राही को सम्मिलित करता हो, अथवा आधुनिक संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग किया गया हो, अथवा जब ग्रहण करने वाला निष्क्रिय हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो प्रभावी जो संप्रेषण होता है, संप्रेषण का मतलब होता है जो हमारे विचार होते हैं, हमारी जो बातचीत करने का जो तरीका होता है, तो उसको एक दूसरे तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए, ये संप्रेषण होता है। तो जो संप्रेषण जो संदेश होता है तो उसका प्रारूप जो ग्राही होता है, जो ग्रहण करने वाला होता है, उसको सम्मिलित करता हो, ऐसा संप्रेषण हमारा होगा, वो प्रभावीपूर्ण संप्रेषण होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा में सभी विषयों में कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे? बताइए। कोई विद्यार्थी अपने कक्षा में सभी विषयों में कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे? आप उसकी कमजोरियों के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। आप उसकी विशिष्ट प्रकार की कमजोरियों को खोजेंगे, कोई स्पेशल प्रकार की कमजोरियाँ हैं उनको खोजेंगे। आप उसके प्रत्येक विषय में कमजोरी का पृथक पृथक पता लगाएंगे, अलग अलग पता लगाएंगे कि किस में क्या है, किस में क्या है होता है। जैसे ही कमजोरी का पता लगता है उसे तुरंत दूर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई बालक है और वह ध्यान रखिएगा कक्षा में सभी विषयों में कमज़ोर है, सभी विषयों की बात हो रही है, तो आप उसकी कमजोरी के कारणों को कि सभी विषयों में सबसे अच्छा है, ध्यान रखिएगा जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। और ऐसे क्वेश्चनों को आप एक की बजाय 2 बार पढ़ें, जिससे कि आपको इसमें और भी सहायता मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कक्षा में सभी विषयों में कमज़ोर है। तो दोस्तों अगर बालक सभी के विषयों में कमज़ोर है तो आप ये जानने की कोशिश करेंगे उसके कारणों को, ठीक है, कि वह किन किन विषयों में क्या क्या रीज़न रहा है कि सभी विषयों में वह कमज़ोर है अथवा पिछड़ा हुआ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी जरूर पढ़ ले, कोई बातें दी हुई है यहाँ पे और पूछ रहा है कि कौन सी सत्य नहीं है। तो यहाँ पे एक अच्छा संप्रेषणकर्ता एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, क्या ये बात सही है क्या? चलो आगे भी पढ़ लेते हैं। एक अच्छा संप्रेषणकर्ता को अच्छे हाजिर जवाब की समझ होती है, बिल्कुल होती है, ये बिल्कुल बात सही है। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता के पास व्यापक अध्ययन वृत्ति होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता की भाषा पर पकड़ होती है, ये बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब ये तीनों बातें सही हैं। और यहाँ पे क्या कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ पे एक अच्छा संप्रेषणकर्ता एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल गई है। यहाँ नहीं वाले पे ज़रूर ध्यान दे, तो ये बात गलत है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखें दोस्तों, आप एक ही क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दें। अभी मैंने यहाँ पे ध्यान रखेगा संप्रेषण से संबंधित 3 अच्छी चीज़ें बताई है। देखो क्या विशेषता है यहाँ पे, एक अच्छा संप्रेषणकर्ता को अच्छे हाजिर जवाब होना चाहिए जिससे कि वह समझ होती है, बिल्कुल ऐसी वो होनी चाहिए। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता के पास व्यापक अध्ययन वृत्ति होती हैं। और तीसरी है एक अच्छे संप्रेषणकर्ता की भाषा पर पकड़ होती है। तो यहाँ से हमें एक ही क्वेश्चन से 3 चीज़ों का फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों विशेषताएं भी आप ध्यान रखें कि संप्रेषण की ये विशेषता होती है।
अगला देखो, संप्रेषण के ध्यान रखिएगा, बीएसटीसी बीएड होता है तो इसमें संप्रेषण के बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। कक्षा कक्ष में संप्रेषण में सबसे मजबूत अवरोध क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो कक्षा कक्ष का जो संप्रेषण होता है, बातचीत हम करते हैं, अपने जो विचार होते हैं उनको किसी दूसरे तक पहुंचाया जाता है, तो उसमें जो अवरोध का कार्य करता है तो वो कौन करता है? कक्षा कक्ष का शोर करता है। अध्यापक के पक्ष की तरफ से भ्रांति होती है, कक्षा कक्ष में बाहर का अधिक अवधान होता है, या शिक्षण सामग्री की कमी होती है। तो ध्यान रखिएगा, संप्रेषण का जो अवरोध का कार्य करता है, यदि शिक्षण सामग्री हमारी कमज़ोर है तो ऑटोमेटिक ही हमारा जो संप्रेषण है वो बालकों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें जो शिक्षण सामग्री होती है, जो पढ़ाने के तरीके होते हैं, वो हमारे जोरदार अच्छे होने चाहिए। ठीक है, शिक्षण सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग कक्षाओं में करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये शिक्षण सामग्री की जो कमी होगी यही अवरोध का कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण साधारणतया फलक होता है, कैसा होता है ये? अध्यापक की विद्वता का, अध्यापक की ईमानदारी का, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सीखने और अच्छी तरह से समझने से, अध्यापक का शिक्षण व्यवसाय को पसंद करने के लिए। जो प्रभावी शिक्षण साधारणतः जो फलक होता है, तो ध्यान रखिएगा वो किसका होता है? तो बताइए दोस्तों, किसका हो जाता है? अध्यापक की विद्वता का प्रभावी शिक्षण। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, ध्यान रखिए, जो प्रभावी शिक्षण होता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रभावी शिक्षण अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सीखने और अच्छी तरह से समझने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। एक शिक्षक प्रभावशाली होता है यदि, प्रभावशाली होता है यदि, ध्यान रखिएगा वो क्यों होता है? एक शिक्षक इसलिए प्रभावशाली होता है, वह कक्षा में प्रत्येक बात को समझता है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्याख्या को दोहराता है, विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करता है, या वह विद्यार्थियों के द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। तो दो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो विविध प्रकार के जो टीचर के पास में जो अधिगम के जो अनुभव होते हैं उन्हें वो क्या करता है? प्रदान करता है, और वही जो सबसे प्रभावी एक शिक्षक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रभावी संप्रेषण को आवश्यकता नहीं होती है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है उसे? तो ध्यान रखिए, जो प्रभावी जो हमारा संप्रेषण होता है तो उसको ध्यान रखिएगा, भाषण के प्रारूप में बदलाव करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके लिए नकारात्मक नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, उपयुक्त हावभाव होने चाहिए संप्रेषण के लिए, और भी 3 विशेषता देखो यहाँ पे, विषय वस्तु की दक्षता होनी चाहिए और आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए संप्रेषण का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भाषण का जो प्रारूप होता है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, तो ये नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान है जरूर दें। शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास दोनों कैसे हैं? एक तरफ तो पूछा गया है कि शिक्षा कैसी है, और ध्यान रखिएगा, और सामाजिक आर्थिक विकास, तो दोनों का जो संबंध पूछा गया है यहाँ पे, तो शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास का जो संबंध है वो सीधा सीधा अनुपातिक रूप में, ध्यान रखिएगा, संबंध है। क्या होता है? सीधा अनुपातिक रूप में संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर है नंबर 1 राइट आंसर रहने वाला है। अगला देखिए, आप अध्ययन कार्य करना पसंद करते हैं क्योंकि विद्यार्थी आपकी उपस्थिति में शरारत नहीं करते हैं, आपके अभिभावक आदर्श व्यवसायी होने के नाते इसे अपनाने को कहते हैं, आपको शिक्षण में रुचि है, अथवा इस व्यवसाय में व्यक्ति को निरंतर अध्ययनरत रहना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो शिक्षण है वो क्यों पसंद है? तो इसके लिए आपको जो अध्यापन कार्य हैं क्यों हैं? क्योंकि आपको शिक्षण में रुचि है, इसीलिए आपको अध्यापन कार्य क्या है? आपको पसंद है। अगला है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है क्योंकि, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है क्योंकि जो इस सूत्र को अपनाता है वह ईश्वर उसे पुरस्कार देता है। ऐसा है क्या ईमानदारी? यह समाज में सम्मान प्रदान करती है,
ये समाज में संस्कृति प्रदान करती हैं, ये भौतिक संपदा और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करती हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो ईमानदारी है, तो ध्यान रखिएगा ईमानदारी सर्वोत्तम जो नीति है, ये ध्यान रखिएगा ये समाज में संस्कृति प्रदान करती हैं। अगला देखिए, श्रद्धापूर्वक सामाजिक संबंधों को बनाए रखने हैं तो एवं बढ़ाने हैं तो अध्यापक को जोर देना आवश्यक है। किस चीज़ पर जोर देना चाहिए? ध्यान रखिएगा, जीवन के भौतिक मूल्यों पर, जीवन के सामाजिक मूल्यों पर, जीवन के शारीरिक अथवा अंगिक मूल्यों पर, जीवन के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर। तो ध्यान देखना दोस्तों, यहाँ पे जो श्रद्धापूर्वक जो सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए जो अध्यापक को सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए, वो जीवन के संवेगात्मक मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए। संवेगात्मक मतलब होता है कि जो भावात्मक होते हैं, अपनी भावनाओं को जो समझे, उनको अधिक महत्व देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कक्ष में शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु प्रत्येक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, यदि एक टीचर कक्षा में जा रहा है और उसको अपनी कक्षा में यदि शिक्षण को बहुत अधिक प्रभावी बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले जो अध्यापक होता है, उसको अपने विषय में जितने भी परिवर्तन हुए हैं या जितना भी जो विकास रहे हैं, जो भी नए जो करंट से संबंधित या वर्तमान से संबंधित जितनी भी हलचलें होती हैं, उनको लेकर के अध्यापक को हमेशा सचेत रहना चाहिए। तभी उसका जो शिक्षण है, कक्षा का जो शिक्षण है, वो सबसे अधिक मजबूत बन पाएगा। और हमेशा एक अध्यापक होता है, उसको जो करंट मुद्दे होते हैं, जो भी चल रहे हैं, उनको बालकों को हमेशा बताते रहना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सबसे अच्छा आंसर रहेगा वो रहेगा अपने विषय में हुए नए परिवर्तन अथवा विकास के प्रति सचेत रहना चाहिए। यहाँ पे एक अध्यापक के रूप में आपका हड़ताल पर जाने के प्रति क्या मत है? एक अध्यापक हैं और वह हड़ताल पर जाना चाहिए, तो क्या मत है आपका? क्या हड़ताल पर जाना अंतिम चारा होना चाहिए, या हड़ताल पर जाना अध्यापक की गरिमा के खिलाफ है? हड़ताल राष्ट्र के विकास में पथ पर बाधा है? हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है। देखो, सही बातें हैं। देखो, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन हड़तालें करने से, ऐसा कुछ करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, हड़ताल किसी समस्या का समाधान है अथवा हल नहीं है। इसका राइट आंसर है ये। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये आज की हमारी कक्षा है और इसमें आपको जो आंसर है मिल जाएंगे PDF में, और आप इन कक्षाओं को बार बार देखते रहिए, और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए ऐसी कक्षाएँ लेकर के आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं।